बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी असिस्टेंट 2023 का प्रीवियस पेपर आज सॉल्व करते हैं और सबसे पहला सवाल है, मलाला यूसुफजई ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी। मलाला यूसुफजई साहिबा किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थी? तो याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन हासिल की थी। और मलाला यूसुफजई साहिबा नोबल पीस प्राइज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो नोबल पीस प्राइज़ की तारीख में कम उम्र तरीन जो है नोबल पीस प्राइज़ हासिल करने वाली शख्सियत में से हैं, जिन्होंने 17 साल की उम्र में नोबल पीस प्राइज़ हासिल किया था। और कब इनको मिला था याद रखिएगा, 2014 में इनको मिला था। बेसिकली ये एजुकेशन एक्टिविस्ट थी और इन्होंने अपने इलाके सवात मंगोरा में वहाँ पर बच्चियों की तालीम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव काम किया था। और 2014 में इन्हीं के साथ ही इंडियन एजुकेशनिस्ट भी थे जिनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ये भी 2014 में इनको भी नोबल पीस प्राइज मिलता है। ये इंडिया से बिलोंग करते थे। 2014 में जो पीस प्राइज मिला था एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से पाकिस्तान से, वो दूसरी ऐसी शख्सियत थी। वो कौन सी है? वो मलाला यूसुफजई। और उनके साथ जो इंडियन हैं वो कौन से थे? वो थे कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में नोबल पीस प्राइज दिया गया था। और फिर ये भी सवाल पूछा जाता है कि मलाला यूसुफजई साहिबा का ताल्लुक किस इलाके से था? तो इनका ताल्लुक मंगोरा सवात से था। याद रखिएगा, मंगोरा सवात से इनका ताल्लुक था। और ये पहली पख्तून थी कि जिनको नोबल पीस प्राइज दिया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके साथ साथ में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इनका ताल्लुक कहाँ से था? तो इनका ताल्लुक मलाला यूसुफजई साहिबा का ताल्लुक जो है वो मंगोरा सवा से था। और ये पहली पख्तून फीमेल जो एजुकेशनिस्ट थी जिनको नोबल पीस प्राइज दिया गया था। और फिर उनकी इन्हीं खिदमात के तरफ में कनाडा ने 2017 में इनको एजाज़ी शहरियत भी दी थी। यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि कनाडा की तरफ से जो एजाज़ी शहरियत दी गई थी, एजाज़ी शहरियत वो 2017 में इनको दी गई थी ऑन बिहाफ ऑफ देयर एजुकेशनल सर्विसेज, ऑन बिहाफ ऑफ प्रमोटिंग चाइल्ड्स एजुकेशन। जो बच्चों की तालीम के हवाले से इन्होंने जो काम किया था उनके तरफ में कनाडा की तरफ से 2017 में इनको कनाडा की एजाज़ी शहरियत का दर्जा भी दिया गया था। और फिर यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि मलाला यूसुफजई साहिबा को कब नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है? तो याद रखिएगा 2014 में दिया जाता है। और ये कम उम्र तरीन शख्सियत हैं कि जिनको नोबल पीस प्राइज़ दिया जाता है। पीस प्राइज़ के नोबल प्राइज़ के हवाले से अगर कैटेगरीज की बात की जाए तो टोटल 6 कैटेगरीज हैं। इनिशियल अगर कैटेगरीज की बात की जाए तो उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिजिक्स, फर्स्ट वन, सेकंड वन केमिस्ट्री, and the third one is medicine or physiology, and the fourth one is the peace, and the fifth one is the literature, and the sixth one is, अब जो नई कैटेगरी इजाफा किया गया है वो है इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा जी। तो जो नोबल प्राइज दिया जाता था, इनिशियल जो नोबल प्राइज दिया जाता था वो इन 5 कैटेगरीज में था, लेकिन अब रिसेंटली इकोनॉमिक्स को भी शामिल किया गया है। जो नोबल प्राइज के हवाले से डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ या डिफरेंट एजुकेशनल जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पलरी सर्विसेज देते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स में भी इन 6 कैटेगरीज में नोबल प्राइज दिया जाता है। तो मलाला के हवाले से ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि इनका ताल्लुक कहाँ से था, इन्होंने ग्रेजुएशन कहाँ से हासिल की थी और इनको नोबल पीस प्राइज़ कब मिलता है। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इन्हीं के साथ कौन सी ऐसी शख्सियत थी कि जिनको भी नोबल प्राइज़ दिया गया था। वो इंडियन एजुकेशनिस्ट जो एक्टिविस्ट थे उनको भी नोबल प्राइज़ दिया गया था। और फिर इन्हीं की जो मलाला यूसुफजई साहिबा हैं, इनकी एजुकेशनल सर्विसेज के बिहाफ पर कनाडा ने इनको 2017 में एजाज़ी शहरियत भी अता की थी। तो ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो मलाला यूसुफजई के हवाले से पूछे जा सकते हैं। रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, सेंटो स्टैंड्स फॉर, सेंटो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? बेसिकली ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और जिसको मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता था। दैट इज द मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इसको बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था कि बगदाद पैक्ट, बगदाद पैक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता था। और इनिशियली इसकी जो फाउंडिंग कंट्रीज की तादाद कितनी थी? वो थी 5, याद रखिएगा। जो इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें ईरान, उनमें इराक, पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम, यूके एंड तुर्की। ये 5 इसके जो फाउंडेशन मेंबर्स थे जिन्होंने ये सेंटो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। फर्स्ट वन इज ईरान, सेकंड वन इज इराक, थर्ड वन है वो पाकिस्तान, फोर्थ वन इज द यूके एंड द फिफ्थ वन इज द तुर्की। तो ये सेंटो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स कंट्रीज के हवाले से अगर मोस्टली सवाल पूछा जाए तो ये 5 इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनका नाम ईरान, इराक, पाकिस्तान, यूके और तुर्की हैं। ये 24 फरवरी 1955 को, 24 फरवरी 1955 को क्या है ये बनती है। और सेंटो के हवाले से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स कंट्रीज की तादाद कितनी थी? तो वो 5 कंट्रीज हैं, उनके नेम भी मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। और इसका आगाज कब होता है, कब इसकी फाउंडेशन स्टोन जो है रखी जाती है? दैट इज 24 फरवरी 1955 को रखी जाती है। और फिर सेंटो को बाद में ख़त्म कर दिया जाता है 26 सितंबर 1979 में। 26 सितंबर 1979 में इसको एंड कर दिया जाता है, ख़त्म हो जाती है ड्यू टू सम रीजंस। इस ऑर्गेनाइजेशंस का इख्तिताम होता है। तो सेंटो के हवाले से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ये हैं कि सेंटो जो है इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली नाम क्या है? इट स्टैंड फॉर द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको ये भी कहा जाता है कि मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बगदाद पैक्ट एज वेल। और इसके फाउंडेशन कंट्रीज की तादाद 5 है। वैसे चूंकि ये 24 फरवरी 1955 में बनी थी तो उस वक्त चूंकि जो मशरकी पाकिस्तान था वो भी पाकिस्तान का हिस्सा ही था जिसको बांग्लादेश कहते हैं। तो राइट आंसर जो है इसका ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज की तादाद वो 5 है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है। और फिर यही जो सेंटो है पाकिस्तान भी इसके मेंबरशिप ख़त्म कर देता है 1979 में, क्योंकि 26 सितंबर 1979 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका इख्तिताम होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है, हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 का जो पहला आइन दिया गया था उसको ख़त्म किसने किया था? वो याद रखिएगा सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने उसको क्या कर दिया गया था? ख़त्म कर दिया था। और सिकंदर मिर्ज़ा जो है पाकिस्तान के 4थे गवर्नर जनरल हैं, याद रखिएगा जी, 4th गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, 4th गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब फिर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन से हैं? द फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आजम साहब, वो हैं कायद आजम साहब। और पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल कौन से हैं? ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब, ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब, ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब, नाजिमुद्दीन साहब। और पाकिस्तान के तीसरे गुलाम मोहम्मद साहब हैं, ये पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल। पाकिस्तान के 4थे गवर्नर जनरल कौन से हैं? वो है सिकंदर मिर्ज़ा साहब। जैसा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, सिकंदर मिर्ज़ा साहब। लेकिन इन्होंने जो पाकिस्तान का पहला आइन दिया गया था, एक मुसवदा दिया गया था 1956 में, इन्होंने उस मुसवदे को बाद में ख़त्म कर दिया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल वो कौन से हैं? वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल वो कौन से? ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहब है। पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल वो गुलाम मोहम्मद साहब है। और पाकिस्तान के 4थे गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब है। और फिर ये सभी सवाल पूछा जा सकता है कि मौजूदा जो पाकिस्तान का 1973 का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसमें टोटल कितनी अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं? याद रखिएगा वो 26 अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं, याद रखिएगा जी। 26 जो हैं
26 आईनी तरमीम हो चुकी है, 26 आईनी तरमीम टिल नाउ वो हो चुकी हैं, और जिसमें 26वीं जो आईनी तरमीम है जो रिसेंट हुकूमत की तरफ से 2024 में इसको जो है एग्जीक्यूट किया गया था, जब जुडिशरी का मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला आया था, तो उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए इस मसले को हल भी किया गया था कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाई जाएगी और उसी के तहत ही जो सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे उन्हीं में से एक का इंतखाब किया जाएगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये टोटल अगर अमेंडमेंट्स की बात की जाए पाकिस्तान के आइन, और वो पाकिस्तान का आइन 1973 का जो आइन है जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में पेश किया गया था, कि 1973 के आइन में टोटल आइनी तरमीम कितनी हो चुकी हैं, तो याद रखिएगा 26 आइनी तरमीम टिल नाउ वो हो चुकी हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज, टिश्यूज की स्टडी का मुताला क्या कहलाता है, याद रखिएगा हिस्टोलॉजी कहलाता है। और इसी तरह से अगर टिश्यूज की बात की जाए, टिश्यूज जो हैं वो फिर मिलकर क्या बनाते हैं, वो आर्गन बनाते हैं, और आर्गन मिलकर बनाते हैं आर्गन सिस्टम बनाते हैं अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए, और आर्गन सिस्टम मिलकर एक फिर बनाते हैं इंडिविजुअल बनाते हैं, याद रखिएगा जी, वो फिर इंडिविजुअल बनाते हैं, और फिर इंडिविजुअल जो है वो मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं, पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनाती है। और इसी तरह से अगर बात की जाए कि सेल्स के हवाले से कि टिश्यूज कैसे बनते हैं, जो सेल्स हैं असेंबली ऑफ सेल्स वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज, टिश्यू मिलकर आर्गन, आर्गन मिलकर आर्गन सिस्टम मिलकर एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट पॉपुलेशन जब इकट्ठे होते हैं वो मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी बनाते हैं, जिसको हम मुआशरा भी कहते हैं, याद रखिएगा जी। और जिसको हम कहते हैं कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर मीन द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट्स, एंड सेम इज द केस द हाइड्रोस्फीयर द पार्ट ऑफ दिस अर्थ दैट जहाँ पे पानी मौजूद होता है। इसीलिए हमारी जो ज़मीन है इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि इसमें 71% जो है वो वाटर मौजूद होता है। और अगर टिश्यूज के हवाले से बात की जाए तो जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स, अगर प्लांट टिश्यूज के हवाले से बात की जाए तो जो जाइलम टिश्यूज होते हैं, जाइलम टिश्यूज इन प्लांट्स, ये बेसिकली वाटर को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट वाटर, जाइलम टिश्यूज। और अगर फ्लोएम टिश्यूज के हवाले से बात की जाए, इन केस ऑफ द प्लांट्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं कि फ्लोएम टिश्यूज क्या काम करते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वो याद रखिएगा फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है रिगार्डिंग प्लांट्स के, प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, मोस्टली जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज के हवाले से सवाल पूछा जाता है कि जाइलम टिश्यूज ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो है वो पानी की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और जो फ्लोएम टिश्यूज हैं ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज, उसको जो बायोलॉजी की एक जो ब्रांच है उसको नाम हम देते हैं ये हिस्टोलॉजी है, और सेल्स की स्टडी का नाम जो हम देते हैं वो साइटोलॉजी भी कहलाता है या सेल बायोलॉजी भी कहलाता है, याद रखिएगा जी। साइटोलॉजी भी इसे कहते हैं या सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सेल, सेल को क्या नाम दिया जाता है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, वो सेल बायोलॉजी कहा जाता है। एंड द स्टडी ऑफ लाइफ इज द बायोलॉजी, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज द बॉटनी, एंड स्टडी ऑफ एनिमल इज the zoology, and study of microorganism which can not be seen with the common eye, जिसको हम नहीं देख सकते उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और इकोलॉजी जो है वो बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, उस एसोसिएशन को जो नाम देते हैं, जो बायोलॉजी की ब्रांच नाम देती है, उसको रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स नाम दिया जाता है इकोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है कि विच कंट्री फर्स्ट एक्सेप्टेड पाकिस्तान, के पाकिस्तान को सबसे पहले किसने तस्लीम किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वो ईरान ही वाहिद कंट्री था जिसने सबसे पहले लब्बैक कहा कि बिल्कुल हम पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार हैं बतौर एक आज़ाद रियासत के। तो वो कौन सा कंट्री है, वो है ईरान, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अंजुमन हिमायत इस्लाम 1884 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी जाती है। उसके बाद विच ईयर वाज डॉक्टर अब्दुल सलाम अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज, और 1979 में इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। और किस कैटेगरी में इनको दिया जाता है, बेसिकली फिजिक्स कैटेगरी थी। और इन्होंने बेसिकली जो काम किया था डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब ने बेसिकली वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के ऊपर काम किया था,
वीक फोर्सेस के ऊपर इन्होंने काम किया था और इनकी कैटेगरी कौन सी थी? फिजिक्स इनकी कैटेगरी थी। और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब पहले पाकिस्तानी हैं कि जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दूसरी कौन सी ऐसी शख्सियत हैं? वो है मलाला यूसुफजई साहबा, जिनको 2014 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के हवाले से इनका ताल्लुक कहाँ से था? याद रखिएगा, इनका ताल्लुक जंग से था। और इनकी जो फिज़िक्स के हवाले से कंट्रीब्यूशंस हैं, उस हवाले से इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो भी अब्दुल सलाम साहब के नाम से मंसूब कर दी गई थी ऑन बिहाफ ऑफ देयर एजुकेशनल सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के मैदान में उनकी एजुकेशन सर्विस के हवाले से इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जो सेंट्रल लाइब्रेरी थी उसको भी इन्हीं के नाम से मंसूब किया गया था। और इनको नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? 1979 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। दूसरी कौन सी? ये पाकिस्तान की पहली शख्सियत है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब फर्स्ट पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान की फर्स्ट पाकिस्तानी पर्सनैलिटी, ये पाकिस्तानी है कि जिनको एजुकेशन के हवाले से फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब? 1979 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बाबा फरीद बिलोंग्स टू विच सूफी ऑर्डर? ये चिश्तिया सिलसिला से बिलोंग करते हैं। कैटी बंदर इज लोकेटेड इन, ये कहाँ पे है? ये सिंध में है, याद रखिएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड एज बाबुल इस्लाम? बाबुल इस्लाम किसे कहते हैं? वो सिंध को कहा जाता है और बाब के मानी होते हैं दरवाजा, याद रखिएगा। चूंकि इस्लाम की जो इब्तिदा हुई थी वो अगर तारीख के हवाले से देखा जाए तो वो सिंध से ही हुई थी। जब बेसिकली जो प्रीचर्स आते हैं तो वो सिंध की तरफ से ही आते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोविंस की बात आती है कि बाबुल इस्लाम के हवाले से, तो वो कौन सा है? वो सिंध है, याद रखिएगा। लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन का क्लस्टर है वो कौन सा है? वो है साउथ एशिया, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि हाउ मेनी ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेट? एक स्टेट को बनाने के लिए बेसिकली 4 ऑर्गन होते हैं और वो 4 ऑर्गन कौन से होते हैं? ये सवाल भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। द फर्स्ट वन इज द एग्जेक्टिव, वो है एग्जेक्टिव। उसके बाद लेजिस्लेटिव एंड द थर्ड वन इज द जुडिशरी, जिसको जुडिशरी भी कहा जाता है, अदलिया भी कहा जाता है। एंड द फोर्थ वन इज जिसको हम मीडिया या सहाफत भी कहते हैं। तो जो सहाफत होती है वो किसी भी रियासत का बुनियादी स्तून, वो चौथा स्तून होता है। अब सबसे पहले बात कीजिए, एग्जेक्टिव मीन द गवर्नमेंट बॉडीज, द ब्यूरोक्रेट्स, जो पूरा एक हुकूमती ढांचा होता है, चलाने वाला उसको क्या नाम देते हैं? वो एग्जेक्टिव की फॉर्म में होता है। लेजिस्लेटिव क्या काम करता है? ये कानून साजी बनाते हैं और कानून बनाते हैं। और जुडिशरी क्या करती है? अदलिया उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन करने में साथ देती है। और उसके बाद कौन सा है? द मीडिया, जिसको फोर्थ स्टेट ऑफ पिलर भी कहा जाता है। मोस्टली ये भी सवाल है। द फोर्थ स्टेट ऑफ पिलर, रियासत का चौथा बुनियादी स्तून, फोर्थ पिलर ऑफ ए स्टेट, कि किसी भी रियासत का जो चौथा पिलर होता है वो कौन सा होता है? जिसको हम सहाफत भी कह सकते हैं, जिसको आप मीडिया भी कह सकते हो, कि किसी भी रियासत का चौथा बुनियादी स्तून वो मीडिया ही होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की करेंसी क्या है? वो रुपी ही है, याद रखिएगा। अगले सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुस्लिम लीग स्टार्टेड द डे ऑफ डिलीवरेंस? मुस्लिम लीग ने यौम निजात कब मनाया था? वो याद रखिएगा 1939 में मुस्लिम लीग ने यौम निजात मनाया था। उसके बाद है कि येलो रिवर इज लोकेटेड इन, वो चाइना में है येलो रिवर। एंड व्हाट आर द साइक्लोन्स इन ऑस्ट्रेलिया नोन एज, इसको विली ब्लास्ट का नाम देते हैं। उसके बाद है कि द ब्लू लैगून इज लोकेटेड इन, ये आइसलैंड में लोकेटेड है। तो ये जीके के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2 न्यूक्लियाई मॉडल वाज, ये बेसिकली एक अर्बनाइजेशन का मॉडल था जो कि 1945 में अर्बनाइजेशन के हवाले से जो मॉडल पेश किया गया था, ठीक है। इसको मल्टी न्यूक्लियर भी समटाइम्स कहा जाता रहा,
कि ये मॉडल कब पेश किया जाता है, 1945 में इस मॉडल को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है कि स्पार्टा लेक इज इन गिलगित बल्तिस्तान में है। हाउ मैनी मसारिफ ज़कात, जो मसारिफ ज़कात हैं, मसारिफ ज़कात मीन के जिनको ज़कात दी जा सकती है, जिन पे ज़कात सर्फ की जा सकती है, जो ज़कात के हकदार हैं। तो कुरान मजीद में जो मसारिफ ज़कात का जिक्र है वो कितने मसारिफ ज़कात हैं, वो हैं 8, याद रखिएगा जी, वो हैं 8, ठीक है। और उसके बाद है कि लॉन्गेस्ट आयत ऑफ होली कुरान, कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत कौन सी है, वो सूरह बकरा में है और आयत नंबर कौन सी है, 282 वो आयत नंबर है। और इसी तरह ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है, वो भी सूरह बकरा है। और फिर कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, वो है सूरह कौसर, याद रखिएगा जी। छोटी सूरत कौन सी है, वो है सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, ये जो है सबसे छोटी सूरत है। और सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सबसे बड़ी सूरत वो है अल बकरा। कुरान मजीद की सबसे जो बड़ी सूरत है वो कौन सी है, वो सूरह बकरा है। कुरान मजीद की ऐसी सूरत कि जिसको कुरान मजीद की दुल्हन अरूसुल कुरान भी कहा जाता है, कुरान मजीद की ऐसी सूरत जिसको अरूसुल कुरान भी कहा जाता है, या उसे जीनत कुरान भी कहा जाता है, तो वो कुरान मजीद की कौन सी सूरत है, याद रखिएगा, सूरह रहमान है, याद रखिएगा जी। और कुरान मजीद का दिल, कुरान का दिल किस सूरत को कहा जाता है, वो है सूरह यासीन, याद रखिएगा जी। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल, और रसूल कुरान कुरान मजीद की दुल्हन या जीनत कुरान वो किसे कहा जाता है, वो सूरह रहमान को कहा जाता है, याद रखिएगा। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि विच टू सूरा आर कॉल्ड एज मौस्तान, जिनको कहा जाता है वो है सूरह फलक और सूरह नास। कुरान मजीद की जो आखिरी जो 2 सूरतें हैं उनको कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गल्फ ऑफ बोथनिया इज सिचुएटेड इन, ये फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान है। विच क्रिकेट वर्ल्ड कप जॉइंटली होस्टेड बाय पाकिस्तान एंड इंडिया, ये 1987 का जो वर्ल्ड कप था इन्होंने मिलकर जो है वो होस्ट किया था। और अब जो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है 2025 में होने जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो हेल्ड होने जा रही है, उसका होस्टिंग कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है वो। लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो मैच है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा, तो ये भी मतलब इसमें कंडीशनलाइज किया गया था कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर ये सवाल पूछा जाए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसका होस्टिंग कंट्री कौन सा है, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कब जीती थी, वो याद रखिएगा 2017 में। पाकिस्तान आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो 2017 में उसका चैंपियन बना था, याद रखिएगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ताज पाकिस्तान के कब जो है वो हकदार बना था, कब इन्होंने जीता था, तो याद रखिएगा 2017 में, जब फाइनल में इंडिया को हराया था पाकिस्तान ने, एक यादगार शिकस्त दी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। बेसिकली जब हम बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट की, अगर साइंस के वाले से ये सवाल है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जहां पे पानी के वेपर्स का प्रेशर जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस वक्त हम कहते हैं वो चीज़ बॉयल होना शुरू हो जाती है। सो द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वेपर का प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है तो उस वक्त कोई चीज़ बॉयल होना शुरू होती है। तो उसको क्या नाम देंगे कि जब बॉइलिंग पॉइंट है वो जो डिपेंड करता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, वो होता है 360 टार के बराबर होता है, याद रखिएगा। और फिर जो प्रेशर है इसका यूनिट जो होता है वो मिलीमीटर ऑफ एचजी भी होता है, वो टार भी होता है, वो पास्कल भी होता है। और फिर ये सवाल पूछा जा सकता है कि हमारे ऊपर हवा का दबाव कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, वो भी
360 टावर होता है, याद रखिएगा जी। ओवरऑल जो सी लेवल मतलब जहाँ पे ज़मीन की सतह और पानी यानी समंदर इकट्ठे मिलते हैं, तो वहाँ पर ओवरऑल जो हवा का दबाव प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो 360 होता है। और जब भी वेपर का प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त कोई चीज़ जो लिक्विड होती है वो बॉयल होना शुरू हो जाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि द जलियांवाला बाग मैस्कर वो कब होता है ये वाकया। इसको ये भी कहा जाता है कि ये अमृतसर मैस्कर भी है, याद रखिएगा जी कि जो ये इंसिडेंट हुआ था उसको जो नाम दिया जाता है वो है अमृतसर मैस्कर, भी इसको नाम दिया जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पुट अप विद। टू पुट अप विद इसका मतलब क्या होता है, टू टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, इसका मकसद होता है कि बर्दाश्त करना। उसके बाद द सिनोनिम ऑफ पैल्ट्राइज वो क्या होता है, इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसकी कोई अहमियत ना आती हो। स्टोक इज टू कुक, स्टोक है वो कुकिंग के लिए, और सन जो है वो क्या होता है, हीट के लिए होता है। ये बेसिकली जो पैरेललिज्म है उसके वाले से ये सवाल पूछा हुआ था इंग्लिश के हवाले से ही। उसके बाद द मीनिंग ऑफ टेकअप मीन, टेकअप का मतलब क्या होता है, इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, याद रखिएगा जी। और व्हाट डज द त्रावी, त्रावी का लफ्जी मतलब क्या है, याद रखिएगा। त्रावी का लफ्जी मतलब होता है टू रेस्ट, सुकून करना, आराम करना। और जो नमाज तरावी जब पढ़ी जाती है ये माह रमज़ान में इशा की जो नमाज है सुन्नतों के बाद अमूमन ये पढ़ी जाती है। तो सवाल ये पूछा हुआ था इस्लामियात के हवाले से कि तरावी का लफ्जी मानी क्या है, उसका मानी है रेस्ट करना, आराम फरमाना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किए वो याद रखिएगा, सिर्फ एक आपने हज अदा किया था। और अगर उम्रा के हवाले से सवाल के कि आप सल्लम ने कितने उम्रा अदा किए थे, तो वो 4 उम्रा अदा किए थे। और अगर हज के हवाले से ये सवाल पूछा जाए कितने हज अदा किए थे, तो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा हज अदा किया था, याद रखिएगा। और कितने उम्रे अदा किए थे, 4 उम्रे अदा किए थे। इसी तरह से ये भी सवाल इस्लामियात के हवाले से मोस्ट रिपीटेड है कि लफ्ज़ मोहम्मद कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया है जी। लफ्ज़ मोहम्मद ये कुरान में 4 मरतबा आया है। और लफ्ज़ अहमद कितनी मरतबा आया है, ये सिर्फ 1 मरतबा आया है। ये सिर्फ 1 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, जबकि लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखने बैठे थे नाम तारीफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्फाज ख़त्म हो गए, तारीफ़ शुरू होने से पहले हो गई ज़िंदगियाँ ख़त्म, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। तो लफ्ज़ मोहम्मद जो है कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया है वो याद रखिएगा, 4 मरतबा आया है। लफ्ज़ अहमद कितनी दफ़ा आया है, वो 1 दफ़ा आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना का जिक्र किस सूरह में है, वो सूरह अहज़ाब में है, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि यादों की बारात किस किस ज़माने में याद है, वो है जोश मली आबादी साहब की है। फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना था, वो 1800 में बना था। कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उस हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था कि उसकी बुनियाद कब रखी जाती है, वो 1800 में ही रखी जाती है।